गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं सुनीता चौधरी, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय डेगाना से आज आप सभी से बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के टॉपिक एरियाज ऑफ सिग्नल्स की चर्चा करूंगी। इससे पहले हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की टर्मिनोलॉजीज़, शील्डिंग, डीशील्डिंग, केमिकल शिफ्ट आदि की चर्चा कर चुके हैं। तो किसी भी अणु में विद्यमान प्रोटॉनों का वातावरण यानी कि केमिकल एनवायरनमेंट अगर समान है तो उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं भी समान होती है। और प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम में ये प्रोटॉन समान चुंबकीय क्षेत्र में अवशोषण दर्शाएंगे, यानी कि इनकी रासायनिक शिफ्ट का मान भी समान होगा। ऐसे प्रोटॉनों को हम केमिकली इक्विवेलेंट या केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहते हैं। यानी कि प्रोटॉनों का अगर केमिकल एनवायरनमेंट समान होगा तो वे समान चुंबकीय क्षेत्र में अवशोषण दर्शाएंगे और इन्हें हम केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहेंगे। तो रासायनिक तुल्य प्रोटॉनों से यदि किसी एक प्रोटॉन को किसी अन्य समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाए तो केवल एक ही उत्पाद प्राप्त होगा, जिसका कोई दूसरा समावयवी संभव नहीं होगा। जैसे मेथेन, एथेन, बेंजीन आदि अणुओं में विद्यमान समस्त प्रोटॉन क्या है, परस्पर तुल्य है, यानी कि इक्विवेलेंट है। अब मीथेन में जब क्लोरीनेशन करवाया जाता है, यानी कि एक केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन को किसी दूसरे समूह यानी कि क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ऐसे ही एथेन में भी प्रतिस्थापन किया गया है प्रोटॉन का क्लोरीन द्वारा और बेंजीन में भी किया गया है। अतः इन सब में एक ही प्रकार के प्रोटॉन है और ये एनएमआर स्पेक्ट्रम में एक एक सिग्नल ही दर्शाएंगे। लेकिन देखो प्रोपेन जो है इसमें CH3 CH2 CH3, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें दो प्रकार के प्रोटॉन है, एक तो मैथिलीन प्रोटॉन हो गया और एक जो है मैथिल प्रोटॉन। तो यदि इसके एक प्रोटॉन को क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो दो प्रकार के समावयवी यहाँ पर आपको मिलते हैं। ठीक है, एक तो मैथिलीन समूह से प्रोटॉन का विस्थापन हो क्लोरीन के द्वारा और एक मैथिल समूह द्वारा। तो यहाँ पे दो प्रकार के प्रोटॉन हो गए। तो यह PMR स्पेक्ट्रम में दो प्रकार के सिग्नल दर्शाएगा। विनाइल क्लोराइड में कुल 3 प्रकार के प्रोटॉन हो गए और तीनों ही रासायनिक शिफ्ट जो है उसकी दृष्टि से एक दूसरे से तीनों प्रोटॉन क्या है, अलग अलग होते हैं। अतः इसमें 3 प्रकार के प्रोटॉन होने के कारण PMR स्पेक्ट्रम में 3 सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, एक जेमिनल क्लोरीन के लिए, एक सिस के लिए और एक ट्रांस के लिए। तो कभी कभी अणु में 2 प्रकार के प्रोटॉन होने पर भी वह एक ही सिग्नल देकर एक प्रकार के प्रोटॉन होने का संकेत देता है। जैसे साइक्लोहेक्सेन, इसमें 2 प्रकार के प्रोटॉन होते हैं, यानी कि एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, लेकिन रूम टेम्परेचर पर ये एक ही सिग्नल दर्शाएंगे। इसका कारण क्या है कि साइक्लोहेक्सेन के 2 कन्फर्मेशन होते हैं, बोट एंड चेयर कन्फर्मेशन, और इन दोनों की एनर्जी में बहुत कम ऊर्जा अंतर होता है। ये जो है एनर्जी का जो डिफरेंस है ये रूम टेम्परेचर पर इन्हें आसानी से मिल जाता है और ये दोनों कन्फर्मेशन जो है एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। तो इस इंटरचेंज होने के कारण एक जो कन्फर्मेशन है का एक्सियल हाइड्रोजन दूसरे कन्फर्मेशन के इक्वेटोरियल हाइड्रोजन में, या एक का जो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है वो दूसरे के एक्सियल हाइड्रोजन में चेंज होता रहता है। इस कारण क्या होता है, एनएमआर स्पेक्ट्रम में केवल एक ही सिग्नल मिलता है। लेकिन यदि साइक्लोहेक्सेन का स्पेक्ट्रम हम जो है बहुत कम टेम्परेचर यानी कि -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले तो स्पष्ट रूप से जो है 2 सिग्नल प्राप्त हो जाएंगे। इसका कारण क्या है कि इतने कम टेम्परेचर पर जो है वो कुर्सी एवं नाव समरूप यानी कि चेयर एंड बोट कन्फर्मेशन को एक दूसरे में इंटरचेंज होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो इस टेम्परेचर पर उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन परमाणुओं के 2 सिग्नल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब किसी अणु में रासायनिक तुल्य या रासायनिक शिफ्ट तुल्य प्रोटॉनों के जितने भी प्रकार होते हैं उतने ही उनके एनएमआर स्पेक्ट्रम में सिग्नल आते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स जो है एथिल क्लोराइड में हम देख रहे हैं कि 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं केमिकल इक्विवेलेंसी के रूप में। तो 2 प्रकार के यहाँ पे एनएमआर सिग्नल मिलेंगे। एन प्रोपिल क्लोराइड में यहाँ पर 3 प्रकार के हैं,
जिसे ए बी सी से दर्शा रखा है, यानी कि इन तीनों का अलग अलग केमिकल एनवायरनमेंट है। तो NMR में स्पेक्ट्रम में 3 सिग्नल मिलेंगे। आइसोप्रोपिल क्लोराइड में 2 प्रकार के हैं। आइसोब्यूटिलीन में जो है यहाँ पर 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं, एक तो CH3 वाले और दूसरे जो हाइड्रोजन है जेमिनल वाले। इसी प्रकार से 2 ब्रोमोप्रोपीन में देखते हैं हम यहाँ पर जो है, यहाँ पर तीनों प्रोटॉन जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और सिस जो हाइड्रोजन है उस पर इसका अलग इफेक्ट रहेगा, ट्रांस पे अलग रहेगा और CH3 ग्रुप वाले प्रोटॉन पर अलग इफेक्ट रहेगा। तो तीनों जो है अलग अलग रूप से केमिकल इक्विवेलेंट है। अलग अलग केमिकल इक्विवेलेंट होने से मतलब इनका आपस में रासायनिक शिफ्ट बराबर नहीं है। अब है डाईएथिल ईथर। डाईएथिल ईथर में 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं। इसी प्रकार से एसीटोन में एक ही प्रकार है, साइक्लोप्रोपेन में भी एक ही प्रकार के प्रोटॉन है सारे, तो एक NMR सिग्नल मिलेगा। मेथिल साइक्लोप्रोपेन में 4 प्रकार के प्रोटॉन है तो 4 सिग्नल मिलेगा। इसी प्रकार से पैराजाइलिन में 2 प्रकार के प्रोटॉन होने के कारण 2 NMR सिग्नल मिलेंगे। पैराक्लोरोटोलुइन में 3 प्रकार के प्रोटॉन है, इसलिए 3 NMR सिग्नल मिलेंगे। अब रासायनिक तुल्य प्रोटॉनों को हम होमोटोपिक प्रोटॉन भी कहते हैं। अब यदि किसी यौगिक के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं में से एक का प्रतिस्थापन समान समूह Z से करवाते हैं तो हमें एनेंशियोमर्स मिलते हैं और इस प्रकार के प्रोटॉनों को हम एनेंशियोटोपिक प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, यानी कि 2 केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, उनको हम समान समूह से प्रतिस्थापित करवाएं तो हमको यहाँ पे एनेंशियोमर्स मिलते हैं और इस प्रकार के प्रोटॉनों को हम एनेंशियोटोपिक प्रोटॉन भी कहते हैं। और यदि 2 हाइड्रोजन परमाणुओं में से एक हाइड्रोजन को किसी समान समूह Z से प्रतिस्थापित किया जाए तो डायस्टीरियोमर्स मिलते हैं और उन हाइड्रोजन परमाणुओं को हम डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन भी कहते हैं। ओके, यहाँ पर जैसे उदाहरण दे रखा है, यहाँ हमने Z जो है Cl मान लिया क्लोरीन, तो किसी एक हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन से प्रतिस्थापन करवाया तो यहाँ पे सिस और ट्रांस 2 मिल गए और सिस और ट्रांस आपस में डायस्टीरियोमर्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, तो ये प्रोटॉन क्या कहलाएंगे? डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन कहलाएंगे। ठीक है, अब किसी एक अणु में समान रासायनिक शिफ्ट देने वाले प्रोटॉनों की संख्या जितनी उच्च होती चली जाएगी उस सिग्नल की इंटेंसिटी भी या बोले अपन उसका एरिया भी उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। यानी कि किसी भी अणु में समान केमिकल शिफ्ट वाले प्रोटॉनों की संख्या बढ़ी तो उस सिग्नल का एरिया भी बढ़ता चला जाएगा या शिखर का क्षेत्र भी बढ़ता चला जाएगा। तो NMR स्पेक्ट्रम में इन शिखरों का क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इंटीग्रेशन कर्व की हेल्प ली जाती है, जिसके वर्ग गिनकर सीधे ही उस शिखर के क्षेत्रफल का कैलकुलेशन कर लिया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटॉनों की भिन्न भिन्न संख्या के आधार पर इनके NMR स्पेक्ट्रम में विभिन्न शिखरों के क्षेत्र के अनुपात के आधार पर अणुओं में विद्यमान समान शिफ्ट प्रोटॉनों की संख्या को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जैसे प्रोपेन है तो प्रोपेन में एक जो प्रोटॉन है इनकी संख्या कितनी होगी? 6 और बी की संख्या है 2। अतः इनके NMR स्पेक्ट्रम में डेल के मान जो है 0.9 व 1.3 पर 2 संकेत प्राप्त होंगे, जिनके शिखर क्षेत्र का मान क्या होगा? 6:2 या 3:1 के अनुपात में होगा। यानी कि केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा तो सिग्नल का एरिया भी ज़्यादा, और केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन की संख्या कम तो सिग्नल का एरिया भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अपन टोलुइन का उदाहरण लेते हैं तो 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं, एक तो मेथिल समूह वाले और बाकी जो बेंजीन इनसे लगे हुए हैं। तो मेथिल समूह वाले की संख्या क्या है? कम है, 3 है, जबकि इनकी संख्या ज़्यादा है, 5। तो डेल के मान देखो 2.2 और 7.1 आ गए, यानी कि रेशो क्या आ गया? 3:5। ऐसे ही पैराजाइलिन में भी हम देखते हैं कि ए प्रकार के प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? ए प्रकार के प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे 6 है
और बी प्रकार के प्रोटोनों की संख्या यहाँ पर 4 है। ठीक है, ऐसे ही मेसेटिलिन में भी यहाँ पर देखते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इस प्रकार से इन एग्जाम्पल्स से हम देखते हैं कि केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होने पर NMR सिग्नल का एरिया बढ़ जाता है। ओके।